नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, तो उसी क्रम में ये हमारा अगला सेशन है। बाकी आप ये देख रहे हैं, क्वेश्चंस लगाने के बाद जो भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं वो पर्यावरण परिस्थिति के जितना भी 1 से 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स है उससे संबंधित हैं क्वेश्चंस। और बाकी हमने जैसे कि आपको बताया था कि पर्यावरण परिस्थिति को हम अभी ना क्वेश्चंस फॉर्म में उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपना एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही हम उनको सॉल्व करवा रहे हैं। उससे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको हम उधर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो वो क्लास जो हमारी रहेगी वो 8 बजे मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जो पर्यावरण परिस्थिति है तो उसे हम क्या कहते हैं इधर करवा रहे हैं। अगर हमारी क्लास देखी जाए तो करंट अफेयर्स को छोड़ दी जाए और नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दी जाए, तो उसके बाद जो भी चीज़ें हैं पर्यावरण परिस्थिति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं हम उनको कंटिन्यू करवा रहे हैं। और बाकी जो हम क्वेश्चंस फॉर्म में करवाएंगे और हमें लगेगा कि जैसे कि जैव विविधता हुआ, पारतंत्र क्या होता है, जो टर्मिनोलॉजी है जिसके बिहाफ पर हम अपने क्वेश्चंस लगाते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो लगाने में, तो उससे संबंधित अगर चीज़ें हमें लगती हैं डिस्कस करनी चाहिए तो उन चीज़ों की हम डिस्कस करेंगे। और वो क्लास आपको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे मिलेगी, ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और ये टारगेट के साथ हम अगले 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो पर्यावरण परिस्थिति है, चाहे वो करंट का पूरा रिवीजन हो, चाहे वो करंट में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हो, चाहे बेसिक क्या कहते हैं जो हमारा सिलेबस है उससे संबंधित कोई भी सारे क्वेश्चंस हो, वो भी विद टॉपिक वाइज, उनको हम सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और जो हमें लगेगा जैसे कि कन्वेंशंस आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, सारे के सारे हम कन्वेंशन से डिस्कस करेंगे, रामसर साइट से डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स है वो भी हम रिविजन फॉर्म में आपके साथ कराएंगे। तो चलिए, समय को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा और स्टार्टिंग से लेकर हमारे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर ये सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थलीकरण के कारण हैं। तो मरुस्थलीकरण के कारण क्या हैं ये हमें देखना है। पशु चराई, जलवायु परिवर्तन, वनीकरण और शहरीकरण। तो इसमें से अगर वनीकरण को छोड़ दिया जाए तो वनीकरण में होता है वन को लगाना, ठीक है। तो वनीकरण इसका कारण नहीं हो सकता। बाकी तीनों के तीनों ये कारण हैं, जिसमें पशु चराई हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया और शहरीकरण हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको बता दें मरुस्थलीकरण क्या होता है। तो मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जहाँ पर मूल रूप से एक अन्य प्रकार का जैव क्षेत्र बायोम विभिन्न परिवर्तनों के साथ मरुस्थलीय जैव क्षेत्र में रूपांतरित हो जाता है। विश्व में भूमि क्षेत्रों के बड़े भाग मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अब जानेंगे मरुस्थलीकरण के कारण क्या क्या हैं। तो अधिक चराई। तो अधिक चराई में देखेंगे कि पशु चराई कई क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, जो जैव क्षेत्रों को मरुस्थलों में परिवर्तित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगर किसी विशेष क्षेत्र में पशुओं की बहुत अधिक संख्या चराई कर रही हो तो वहाँ पौधों का पुनः उगना कठिन हो जाता है। इससे जैव क्षेत्र को क्या होती है, क्षति पहुँचती है। अब बात करते हैं वनों की कटाई की। तो वनों की कटाई में जो बसावट और अन्य उद्देश्यों से की जा रही है, तो वनों की कटाई तो मरुस्थली संबंधी समस्याओं को ये बढ़ावा दे रही है। शहरीकरण और अन्य प्रकार से भूमि विकास की तरफ बढ़ते हैं। तो शहरी और अन्य प्रकार के भूमि विकास की बात करते हैं, इसमें ना केवल वन क्षेत्रों को क्षति पहुंच रही है बल्कि मृदा की उर्वरता का भी क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है वनस्पतियों के उगने की जो जगह है वो कम होती जा रही है, जिससे मरुस्थलीकरण की स्थिति बनती है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। जलवायु परिवर्तन एक कारण है। तो जलवायु परिवर्तन कैसे कारण है। तो तापमान में बढ़ोतरी और शुष्कता की लंबी अवधि में आवृत्ति में वृद्धि के कारण मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही तीव्र होती जाती है और जलवायु परिवर्तन की गति कम होती हुई दिखाई दे रही है और भूमि के विशाल क्षेत्र मरुस्थल में बदल जाएंगे और समय के साथ इनमें से कुछ क्षेत्र निर्जन या बाढ़ प्रतिकूल भी बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार करना है कि और ये देखना है कि कौन से मरुस्थलीकरण का परिणाम है।
तो बाढ़, सूखा, जल की खराब गुणवत्ता और प्रवासन, क्या ये क्या कहते हैं मरुस्थलीकरण का परिणाम है? तो परिणाम, यस, ये सभी के सभी परिणाम हैं। अब बात करते हैं मरुस्थलीकरण के प्रभाव की, तो आंसर हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन डी। तो खेती करना लगभग असंभव यदि क्षेत्र मरुस्थल में परिणत हो जाता है, तो विशेष औद्योगिकियों के उपयोग के बिना वहाँ पर्याप्त फसलें उगाना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में होने वाली कृषि में लागत भी अधिक आएगी और इसका सीधा प्रत्यक्ष रूप से किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब भुखमरी की बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा के अभाव से अधिक उत्पादन कर पाना दुर्लभ हो जाएगा और जिसके चलते स्थानीय निवासियों को भुखमरी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो पशुओं के लिए चारे की कमी के कारण आहार संकट और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब बाढ़ की स्थिति का देखते हैं। तो बाढ़ की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है? तो अगर किसी भी क्षेत्र में वनस्पतियों के अभाव में बाढ़ आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, तो सभी मरुस्थल शुष्क नहीं होते हैं और इस प्रकार जो जल की उपस्थिति वाले मरुस्थल क्षेत्र हैं वहाँ बाढ़ का अधिक खतरा होगा, क्योंकि जल के बहाव व प्रसार में अवरोध के लिए पेड़ पौधे नहीं होंगे। बाढ़ की समस्या जल की आपूर्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो जल की खराब गुणवत्ता की बात करते हैं, तो यदि कोई क्षेत्र मरुस्थल में बदल जाता है तो वहाँ जल की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। पेड़ पौधे जल को साफ करने और स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके अभाव में जल की जो गुणवत्ता है उनको बनाए रखना बहुत ही कठिन हो जाएगा। प्रवासन की बात करते हैं, तो जब कोई क्षेत्र मरुस्थल में बदलने लगता है तो पशु और मानव आबादी खाद्य एवं जल के लिए अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास को प्रेरित होते हैं और इसके कारण शहरी केंद्रों में भीड़ और अति जनसंख्या की स्थिरता बनती है। निर्धनता की बात करते हैं, तो मरुस्थलीकरण की समस्या से संबंधित जो सभी घटक हैं उनको यदि नियंत्रित ना किया जाए तो निर्धनता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खाद्य और जल के अभाव में लोगों का जो पोषण है वो बहुत ही कठिन हो जाएगा और उन्हें आवश्यकता की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अधिक श्रम करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, और ये युग्म देखने हैं कि कौन कौन से सुमेल लेता है। तो ये ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, ये क्या ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है? तो ये बिल्कुल भी नहीं रखता है, इस आंसर को एलिमिनेट कर दीजिए। और ये अटाकामा है वो चिली से संबंध रखता है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये बिल्कुल सही है, अटाकामा चिली से संबंधित रखता है क्योंकि ये पठार है। और ये सोनोरन है, ये दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखता है, तो ये कुछ ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तो बचता है ये फोर्थ वाला, तो 2 भी है और 4th भी है, ये आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आपको बात करते हैं ग्रेट बेसिन की। तो ग्रेट बेसिन है मरुस्थल, वो विश्व का 10वां और संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह जो है ना लगभग 1,90,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है और ये पूर्व में रॉकी पर्वत श्रृंखला और पश्चिम में सियरा नेवादा सीमा और उत्तर में कोलंबिया के पठार से घिरा हुआ है। और वहीं अटाकामा है वो अटाकामा मरुस्थल है जो चिली का एक मरुस्थलीय पठार है जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में प्रशांत तट पर 1000 किलोमीटर के भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं अटाकामा मरुस्थल विश्व के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है। वही सोनोरल की बात करते हैं, तो सोनोरल मरुस्थल है वो उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थल है जो दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना और कैलिफोर्निया उत्तर पश्चिमी मैक्सिको के एक बृहद हिस्से में विस्तृत है। ये मैक्सिको का सबसे गर्म स्थल है, ठीक है, मरुस्थल है। तो अब पैटागोनिया की बात करते हैं, तो पैटागोनिया जो मरुस्थल है वो विश्व का 8वां सबसे बड़ा और अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पैटागोनिया मरुस्थल पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है, इसमें से कौन सा सही है। सारे गलत दिए हैं, सही को निकालना है। तो
हाँ, उपरोक्त भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही स्थान की पहचान करनी है। तो फर्स्ट है कि उच्च आर्द्रता के बावजूद, ये जो तीनों स्टेटमेंट है किस क्षेत्र से संबंधित हैं ये देखना है। तो ये उच्च आर्द्रता के बावजूद इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, ये स्टेटमेंट है। सेकंड है कि यह भू क्षेत्र अपने तटीय भाग में घने कोहरे से आच्छादित रहता है। थर्ड है कि यह क्षेत्र एंडीज पर्वत श्रृंखला के छाया क्षेत्र में स्थित है। अब जब बात एंडीज की आ जाती है तो एंडीज से आप लगा सकते हैं कि ये किसके बारे में बात कही जा रही है, तो ये अटाकामा मरुस्थल की बात की जा रही है। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। तो चिली के प्रशांत तट पर विस्तृत अटाकामा जो मरुस्थल है, अभी हमने ऊपर भी यहाँ इसके बारे में डिस्कस किया, तो ये एक तटीय मरुस्थल है और अटाकामा के कुछ क्षेत्र प्राय घने कोहरे से आच्छादित रहते हैं और इस क्षेत्र में दशकों तक वर्षा नहीं होती है। अटाकामा मरुस्थल पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। तो ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय मरुस्थलों के निर्माण में योगदान करती हैं और तट की ओर अपवाहित होती हवाएं ठंडे जल के संपर्क में आने से कोहरे के एक परत का निर्माण करती हैं। तो यहाँ उच्च आर्द्रता पाई जाती है। वर्षा उत्पन्न करने वाले वायुमंडलीय कारक यहाँ अनुपस्थित रहते हैं और एक तटीय मरुस्थल लगभग पूर्ण रूपेण वर्षा रहित हो सकता है, फिर भी यहाँ कोहरे के साथ नम वातावरण भी पाया जाता है। तो अटाकामा मरुस्थल बर्फ से ढकी एक एंडीज पर्वतमाला के छाया क्षेत्र में स्थित है जो पूर्व से आने वाली वर्षा को बाधित करता है और पूर्व की ओर प्रशांत महासागर में ठंडे जल का ऊपर की ओर प्रभाव ऐसा वायुमंडलीय परिस्थितियों को बढ़ावा देता है जो समुद्री जल और बाष्पीकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं और बादलों एवं वर्षा के निर्माण को बाधित करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बन्नी घास के मैदान के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो बन्नी घास के मैदान के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार करना है। तो बन्नी घास के मैदान ये गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर विस्तृत क्षेत्र है। सेकंड है कि यह विलायती कीकर के आक्रमण के कारण तेजी से निम्नीकृत हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ना सही है। आपको बताते हैं जो गुजरात का जो बन्नी घास का मैदान है वो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा प्राकृतिक घास का मैदान है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा घास का मैदान, प्राकृतिक घास का मैदान वो है बन्नी घास का मैदान। और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अद्वितीय और पारिस्थितिकीय रूप से मूल्यवान है और यह घास का मैदान एक व्यापक भौगोलिक परिदृश्य से जुड़ा हुआ है जिसमें पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र भी शामिल है और यहाँ तक कि यह क्षेत्र बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक भी विस्तृत है। स्थानीय कच्छी सिंधी भाषा में बन्नी और पाकिस्तानी सीमा पार की जो आर्द्र भूमियाँ हैं उसके लिए 4 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। कर का मतलब है सबसे छोटी, छच यानी कि कर से बड़ा, थर्ड में छत से बड़ा और धंड मतलब कि आर्द्र भूमियों में सबसे बड़ा। ये 4 क्षेत्र हैं जो इनको डिस्कस किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। तो पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के विघटन के साथ पशुधन चराई के अत्यधिक दबाव और मृदा लवणता में वृद्धि से विलायती कीकर के आक्रमण, जल की कमी और जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण आदि को बढ़ावा मिल रहा है जिससे इन घासों के मैदान का तेजी से क्षरण हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है एंड सेकंड है कि जो ये संस्थान है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दें जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र है वो अनुसंधान संस्थान वो जोधपुर राजस्थान में ही स्थित है और इस संस्थान ने राज्य में विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तत्वावधान में कार्य करने वाली एक स्वायत्त संस्था है, ना कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, सॉरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नहीं, मैं यहाँ पर जो बात थी, हाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। ठीक है, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कार्बन प्रच्छादन
कार्बन प्रच्छादन, जिसे सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, उसको वायुमंडल से पृथक कर उसे किसी कुंड में संग्रहित करने की प्रक्रिया है। सेकंड है कि मानव गतिविधियां कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने की प्राकृतिक सिंक की क्षमता को प्रभावित कर रही हैं। थर्ड है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से महासागरीय अम्लीकरण होता है। तो इसके जो तीनों जो स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको बता दें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन प्रच्छादन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को जब्त और संग्रहित करने की एक प्रक्रिया है और यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने के लक्ष्य के साथ ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने की एक विधि भी है। मानव गतिविधियां निम्न दो प्रकार की होती हैं। कार्बन चक्र को परिवर्तित कर रही हैं। पहला, वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड को पृथक करने की वनों जैसी प्राकृतिक सिंक की क्षमता को प्रभावित करके। दूसरा है कार्बन संग्रहित करने की मृदा की क्षमता को घटाकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, है ना, विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से भी होता है। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद से वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के लिए मानव संबंधी उत्सर्जन अधिक उत्तरदायी है। कार्बन सिंक की बात करते हैं तो प्राकृतिक में आ जाता है महासागर और वन, और कृत्रिम संचयन, कुछ प्रौद्योगिकियां और रसायन दोनों प्रकार के होते हैं। जो कार्बन सिंक है वो प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और जब्त करते हैं वो वायु में इसकी सांद्रता को कम करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक कार्बन सिंक की समस्या ये है कि इनकी एक अधिकतम सीमा होती है और जिसके एक सीमा से अधिक होने पर महासागरीय अम्लीकरण की जो स्थिति है वो उत्पन्न होने लगती है। अम्लीकरण की स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण जल के पीएच मान में कमी आने लगती है और महासागरों का जो अम्लीकरण है वो प्रवाल, शैवाल और शंख और सीप जैसी प्रजातियों पर नकारात्मक रूप से ये प्रभाव डालता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जाई तकनीकी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तो ये चार स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से छांटना है आपको कि सबसे अच्छा वर्णन मतलब सबसे उच्च वर्णन इससे संबंधित कौन सा है। तो आपको बता दें, यह एक पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकी है। सेकंड है, यह एक पारंपरिक कृषि तकनीकी है जिसका उपयोग जल प्रतिबल क्षेत्र में किया जाता है। थर्ड है, यह पशुधन को बढ़ावा देने के लिए गोकुल मिशन के अंतर्गत शुरू की गई एक पहल है। फोर्थ है कि यह समुद्री मत्स्य कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक पारंपरिक कृषि तकनीकी है जिसका उपयोग जल प्रतिबल क्षेत्र में किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो जो जाई और टासा है, जो जाई टासा है वह एक कृषि तकनीकी का उपयोग हजारों हेक्टेयर की शुष्क भूमि की पुनर्बहाली के लिए किया जाता है और इसने बुर्किना फासो और नाइजर में भुखमरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मर्सरीकरण की जो प्रक्रिया है उसको रोकने और मृदा की उर्वरा क्षमता को पुनर्स्थापित के लिए बुर्किना फासो के एक किसान याकूबा और सवादोगा ने इस पारंपरिक कृषि तकनीकी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया, जिसके लिए यह स्वीडन के राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया और वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा गया है। तो इस तकनीकी में 20 सेंटीमीटर चौड़े और गहरे छोटे गड्ढे में फसलें उगाई जाती हैं और ये गड्ढे अपवाहित जल और पोषक तत्वों को संग्रहित करने में सफल रहते हैं, जिससे फसलें सूखे की स्थिति का सामना करने में भी सक्षम बनी रहती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्षतिपूरक वनीकरण कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह भारत की संचित निधि के अंतर्गत प्रबंधित एक राष्ट्रीय कोष है। तो ये, और सेकंड है कि इसका उपयोग वन प्रबंधन संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत है। थर्ड है कि निधियों को केंद्र और राज्य के बीच समान आधार पर साझा किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दें, जो क्षतिपूरक वनीकरण है वो अधिनियम के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार भारतीय लोक लेखा के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष नामक एक विशेष कोष की स्थापना कर सकती है और जिसका उपयोग जल ग्रहण और क्षेत्रों के उपचार, सहयोगी प्राकृतिक संपोषण, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों से गांवों का किसी एक अन्य प्रकार का स्थानांतरण
और मानव वन्यजीवी संघर्षों का प्रबंधन, प्रशिक्षण और जागरूकता निर्माण, लकड़ी का उपयोग कम करने वाले उपकरणों की आपूर्ति और अनुपूरक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। क्षतिपूरक वनीकरण है वो क्षतिपूरक वनीकरण के लिए एकत्रित धन का प्रबंधन करने हेतु क्षतिपूरक वनीकरण अधिनियम लाया गया था। इससे पहले इस धन का प्रबंधन क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण द्वारा किया जाता था। अगर देखा जाए तो जो ये CAF है वो कोष का 90% भाग राज्यों को दिया जाना है, जबकि 10% भाग केंद्र अपने पास बनाए रखेगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोयल क्षेत्र से संबंधित कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह क्षेत्र दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जैव क्षेत्र और उत्तर में स्थित मरुस्थल के बीच के संक्रमण क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है कि यह पूर्व में लाल सागर से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक विस्तृत है। थर्ड स्टेटमेंट है कि मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए इस क्षेत्र में ग्रेट ग्रीन वॉल पहल की शुरुआत की गई थी। तो ये स्टेटमेंट कौन कौन से सही है? तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको बता दें जो अफ्रीका का जो साहिल जो क्षेत्र है वो 3860 किलोमीटर का एक वृत्ताकार एक वृत्ताकार भूमि क्षेत्र है जो सहारा रेगिस्तान के निकट दक्षिण में स्थित है। और यह क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप की परिसीमा में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है और यह बंजर, रेतीला और चट्टानी भूमि की एक विशाल अर्धशुष्क पट्टी है जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर अधिक उपजाऊ दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और उत्तरी मरुस्थल के बीच भौगोलिक और सांस्कृतिक संक्रमण को प्रदर्शित करती है। तो साहेल का जो भौगोलिक विस्तार है वो अटलांटिक तट पर सेनेगल से लेकर मॉरिटानिया और माली, बुर्किना फासो, नाइजर और नाइजीरिया, चाड और सूडान से होते हुए इरिट्रिया के लाल सागर तक फैला हुआ है। ठीक है। तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से साहिल क्षेत्र मध्य पूर्व और उप सहाराई अफ्रीका के बीच एक सीमा रेखा रहा है, जिसका अर्थ ये है कि यह उत्तर की अरबी, इस्लामी, खानाबदोश संस्कृतियों और दक्षिण की स्थानीय पारंपरिक संस्कृतियों के बीच का एक परस्पर संपर्क क्षेत्र रहा है। ठीक है। तो साहिल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए 2007 में ग्रेट ग्रीन वॉल पहल की शुरुआत की गई और ये पहल अफ्रीका संघ द्वारा शुरू की गई थी। और इस पहल का जो उद्देश्य था वो अफ्रीका की निम्नीकृत भूमि की पुनर्स्थापना और विश्व के निर्धनतम क्षेत्रों में से एक इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करना था। चलिए फ्रेंड्स, हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि हमारा सेशन आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।